Welcome back everyone on English Zone channel, and here we have the important class related to English literature जिसमें हम बात करेंगे important writers की English literature के, चाहे वो आप poet हो, dramatist, novelist, prose writer, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की ये क्लास होगी। आप रहिए, कनेक्ट रहिए चैनल के साथ में और जल्दी से सेशन को आप सभी शेयर कर दीजिए। चलिए हम बात जो करेंगे इम्पोर्टेंट राइटर्स की, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से जो पिक करेंगे राइटर को, वो हमारा यहाँ पे है इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड दियर इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो हियर वी हैव द फर्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स जिसकी हम बात करते हैं, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जियोफ्री चौसर। देखिए इनके टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, कहीं कहीं हमें 1340 भी देखने को मिलता है। 1340 से लेकर के 44 या 43 के मिड में ये पैदा हुए हैं और डेथ ईयर इज 1400। Considered the father of English literature, best known for his work Canterbury Tales. अदर इनकी वर्क्स की बात करते हैं तो कैंटरबरी टेल्स इनका सबसे इंपॉर्टेंट और मैग्नम ओपस वर्क है जिसके लिए फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। कैंटरबरी टेल्स की आप बात करते हो तो कैंटरबरी टेल्स में आपको जो पिलग्रिम्स का एक डाइवर्सिटी आपको इस सोसाइटी की मिलती है, वो इस वर्क में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी से पिक करते हुए कैरेक्टर्स को यहाँ पे जियोफ्री चौसर ने रिप्रेजेंट करा हुआ है मिडिल इंग्लिश टाइम को, और उनके अपने अपने जो ट्रेडिशंस हैं, अपनी अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उसको अपने वर्क में बताया हुआ है। अपने मैग्नम ओपस एक एम्बिशियस वर्क था कैंटरबरी टेल्स, उसमें इन्होंने बात की है जो कि एक नैरेटिव पोएम है। नैरेशन के फॉर्म में ये पोइट्री लिखी है जियोफ्री चौसर ने, जिसमें सभी जो पिलग्रिम्स होते हैं वो अपनी अपनी स्टोरी को पोएम के वे में, नैरेशन के वे में बताते हैं और उसको जियोफ्री चौसर ने यहाँ पे कंपोज करा हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम इनके बात करते हैं अदर वर्क्स की, तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स वी हैव द इम्पोर्टेंट वर्क। साथ ही साथ ट्रायलिस एंड क्रिसिडी, ये भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि जियोफ्री चौसर ने लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं अनदर इम्पोर्टेंट राइटर्स की जो इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, दैट इज जॉन मिल्टन। एपिक पोएट हैं जॉन मिल्टन, आप सभी इनसे अच्छे से फेमिलियर हो। एपिक पोएट की बात करते हैं तो 1608 से लेकर के 1674 का टाइम ड्यूरेशन जॉन मिल्टन का टाइम ड्यूरेशन है। इंग्लिश पोएट बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम वी ऑल नो, दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है 10 बुक्स के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एपिक पोएम की ये है कि ये पोएम जो लिखी गई है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। और वहीं हम जियोफ्री चौसर की बात करते हैं तो राइम रॉयल, जिसको हम चौसरियन स्टैंजा बोलते हैं, एक स्टैंजा में 7 लाइन्स होते थे, जहां पे चौसरियन स्टैंजा के नेम से ये फेमस है, जिसको राइम रॉयल भी बोला जाता है। आगे हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम इसमें मिल्टन के बारे में बता रहे हैं। मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट जो कि एपिक पोएम है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मेन फीचर है इस पोएम की कि ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई एक एपिक पोएम है जो कि स्टोरी किसकी बताती है, दिस इज द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ मैन। यहाँ पे इस स्टोरी को पिक करते हुए इस थीम के साथ में जॉन मिल्टन ने अपनी ये एपिक पोएम लिखी हुई है। वी ऑल नो दैट बाय पैराडाइज लॉस्ट। इसका एक सीक्वल भी आया था, पैराडाइज रीगेन्ड। उसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा कि किस ईयर में पैराडाइज रीगेन्ड पब्लिश हुआ है। ऑल्सो अनदर वर्क की बात करते हैं एरियोपेजिटिका, बहुत ही एम्बिशियस वर्क, बहुत ही एक पैम्पलेट है, 1644 में पब्लिश हुआ है, जो कि डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच से रिलेटेड है, प्रेस से रिलेटेड। ये जो फ्री प्रेस होती है, फ्री स्पीच की बात करते हैं जॉन मिल्टन अपने इस वर्क में एरियोपेजिटिका। इसके साथ ही साथ आप सभी जानते होंगे इन्होंने लिखा हुआ है क्यूम्यूज, पैराडाइज रीगेन्ड एंड साथ ही साथ सैमसन ओगोनिस, कुछ अदर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो राइटर के बारे में बात करेंगे, पोएट के बारे में बात करेंगे, विलियम ब्लेक है। 1757 से लेकर के 1827 का टाइम ड्यूरेशन विलियम ब्लेक का टाइम ड्यूरेशन है। अगर इनकी बात करते हैं तो ये ट्रांजिशन पीरियड से बिलोंग करते हैं, मतलब ये जस्ट बिफोर आपका जो रोमांटिक एरा का स्टार्टिंग होता है उसके बिफोर आपको ये राइटर देखने को मिलते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है और ये ट्रांजिशन पीरियड के राइटर माने जाते हैं। इंग्लिश मिस्टिक एंड रोमांटिक पोएट, रोट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, also hand painted many of his works। ये songs of innocence, इसमें इनके अदर poems है, कुछ poems है, collection of poems है। songs of experience में भी इन्होंने कुछ collection of poems ये डाला जाता है।
तो इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क्स को यहाँ पे हमने पिक किया हुआ है आज की इस क्लास में विलियम ब्लेक से रिलेटेड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर, राइटर, पोएट की तरफ, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए सीक्वेंस में नहीं है यहाँ पे राइटर्स, यहाँ पे वैसे आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हो तो देयर आर lots of writers, lots of poets, lots of dramatists we have, but I have only picked few important writers here जिनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे रिलेटेड वर्क्स आपके आते हैं आपके एग्जाम में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करते हैं 1770 से लेकर के 1850 का टाइम ड्यूरेशन विलियम वर्ड्सवर्थ का है। 1770 में इनका बर्थ हुआ था, 1850 में इनकी डेथ हुई थी। इंग्लिश रोमांटिक पोएट, साथ ही साथ नेचर पोएट के नेम से जाने, वर्शिपर ऑफ नेचर के नेम से जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। रोमांटिक एरा के एक प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इंपॉर्टेंट पोएट है जिन्होंने लिरिकल बैलेड्स पब्लिश करी है। किसके साथ में? कॉलरिज के साथ में कोलैबोरेट करते हुए ये वर्क इन्होंने लिखा है और कहीं ना कहीं रोमांटिक एरा की स्टार्टिंग इसी वर्क से मानी जाती है। 1798 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट है। Many poems related to natures, और इनके जितने भी poems हैं, most of the poem you will see the abundance of natural beauty, abundance of natural description you will see in the poetries of the William Wordsworth. इनके कुछ important अगर work की बात करते हैं तो lyrical ballads, इसका जो प्रीफेस आया, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, इसके वॉल्यूम्स आए हैं लिरिकल बैलेड्स के। लिरिकल बैलेड्स में 23 पोएम्स ओवरऑल है। 23 पोएम्स में इन्होंने 19 पोएम का कंट्रीब्यूशन किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और साथ ही साथ 4 पोएम्स का कंट्रीब्यूशन जो था वो कॉलरिज की तरफ से था। तो इसके अदर वर्क्स की बात करते हैं अगर यहाँ पे लिरिकल बैलेड्स की हम, तो इनमें लिरिकल बैलेड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स आप इमॉर्टलिटी ओ टिंटन एबे, ये सब पोएम्स का इंक्लूजन इनमें मिलता है। साथ ही साथ द प्रीलूड एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुआ है। एक मैग्नम ओपस वर्क है ऑटोबायोग्राफिकल, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी जर्नी को बताते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू हिज लिविंग टाइम, जो जितनी जर्नी है उनकी उस बारे में वो बात करते हैं। तो इसीलिए इसको एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बोला जाता है प्रीलूड को, जो कि 1850 में ये पब्लिश हुआ है इनके डेथ ईयर पे, जब इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश करा था आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रोमिनेंट राइटर, प्रोमिनेंट पोएट के नेम से हम जानते हैं रोमांटिक एज के, और वर्शिपर ऑफ नेचर, टीचर, वी learn a lot from, we can learn a lot from nature that was taught by William Wordsworth in his poetries. Next we have the important writer जिस पे बात करते हैं, इनके कलीग के बारे में बात करते हैं जो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज है। एसटी कॉलरिज की अगर हम बात करते हैं तो 1772 से लेकर के 1834 का टाइम ड्यूरेशन ये एसटी कॉलरिज का टाइम ड्यूरेशन है। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क है राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर एंड कुबला खान, यहाँ पे कुबला खान होगा। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा हुआ है। ओपियम एडिक्ट थे और इसी वजह से इनके आप बहुत जल्दी इनकी डेथ भी हो जाती है। बट एक इम्पॉर्टेंट राइटर, एक इम्पॉर्टेंट रोमांटिक एरा के राइटर हैं, लिरिकल पोएट्रीज लिखा करते थे। साथ ही साथ ये बैलेड भी है, जो राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर लिखा है, ये बैलेड पोएट्री है इनकी। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट राइटर की बात करते हैं तो हम विलियम शेक्सपियर को नहीं भूल सकते। विलियम शेक्सपियर वाज दी, you can say that he was the national poet of England and इनके टाइम ड्यूरेशन की सबसे पहले हम बात करेंगे 1564 से 1616 का टाइम ड्यूरेशन विलियम शेक्सपियर का है। He was not only a very good, a very prominent, very bright poet, but also a great playwright. फेमस प्लेस की अगर बात करते हैं तो इनके 4 जो ट्रेजिक प्लेस हैं, they all are famous and they all are very popular. 4 prominent tragic plays, King Lear, Macbeth, Othello and Hamlet है। इसके साथ ही साथ इन्होंने रोमांटिक ड्रामा भी लिखा हुआ है, रोमियो जूलियट रोमांटिक ट्रेजिक ड्रामा है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट। Shakespeare is widely considered as a seminal writer of the English language. Not only he had written these kinds of drama, but also he had written sonnets. 154 सॉनेट्स का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। साथ ही साथ नैरेटिव पोएट्री की बात करते हैं तो नैरेटिव पोएट्री भी इन्होंने लिखी हुई है। तो एक वर्सटाइल पर्सनालिटी विलियम शेक्सपियर में हम देखते हैं, और शेक्सपियर एलिजाबेथ एरा के सबसे ग्रेटेस्ट ऑथर, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, ग्रेटेस्ट
पोएट रिगार्ड किए जाते हैं, सोनेटियर रिगार्ड किए जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वी हैव जोनाथन स्विफ्ट। 1667 से 1745 का टाइम ड्यूरेशन है। एंग्लो आयरिश राइटर, बोर्न इन डबलिन। स्विफ्ट वॉज, ये स्विफ्ट जो थे डबलिन में इनका बर्थ हुआ था, आयरिश, एंग्लो आयरिश राइटर हैं। साथ ही साथ स्विफ्ट वॉज अ प्रोमिनेंट सटायरिस्ट, एसेइस्ट एंड ऑथर। इनकी नोटेबल वर्क्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो नोटेबल वर्क है गुलिवर्स ट्रैवल 1726 का वर्क है, अ मॉडेस्ट प्रपोजल एंड अ टेल ऑफ अ टब। These all are the very important work we have of Jonathan Swift. Now we have the another important writer जिनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जॉनसन के बारे में बात करेंगे, सैमुअल जॉनसन के बारे में बात करेंगे। 1709 से लेकर के 1784 का टाइम ड्यूरेशन है। ब्रिटिश ऑथर, बेस्ट नोन फॉर हिज कंपाइलेशन ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी इनकी बहुत फेमस डिक्शनरी है। ऑल्दो नॉट ओनली फर्स्ट attempt at a dictionary, it was widely considered to be the most comprehensive setting of the standard for later dictionaries. तो स्पेशली ये डिक्शनरी के लिए अपने फेमस है, इसके साथ ही साथ लाइव्स ऑफ द पोएट के लिए फेमस है, जिसमें इन्होंने 52 राइटर्स के बारे में, 52 पोएट्स के बारे में बात की है। ही वॉज critic. So this was the work we have of Samuel Johnson. He had written English dictionary, contributed English dictionary, and also lives of the poets. Next we have the important writer, important poet, we have the Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley. 1792 to 1822 is the time duration. इनके important works की बात करेंगे, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। क्वीन मैब 1813 का वर्क है, इसके साथ ही साथ ओड टू द वेस्ट विंड, वी ऑल नो दिस इज वेरी फेमस वर्क। द सेंसी 1819 का वर्क है, and also we have Prometheus Unbound, very important work of Percy Bysshe Shelley. We have To a Skylark is also one of the important work we have related to poetry composed by Shelley. Next we have the important writer जिसके बारे में बात करेंगे, रोमांटिक एरा के important writer हैं, important poet हैं रोमांटिक एज के, जॉन कीट्स. जॉन कीट्स is famous for his sensuousness in his poetry. He had used this very beautifully, and also he was called the Greek poet. Greek poet बोला जाता है इन्हें, आप सभी जानते हो कि ग्रेट पोएट इनको क्यों बोला जाता है। ओड, साथ ही साथ इन्होंने बहुत से ओड्स लिखे हैं, जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे आगे यहाँ पे। 1795 से लेकर के 1821 का टाइम ड्यूरेशन है। बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ इन्होंने स्पेंड किया है, शॉर्ट इन्होंने जिया है, और इसी टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट ओड्स लिखे हुए हैं, कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर को। रोमांटिक पोएट बेस्ट नोन फॉर हिज ओड्स सच एज ओड टू नाइटिंगेल, Ode on a Grecian Air, Ode to Melancholy. These are the important odes written by John Keats. Next we have एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एरा के पोएट हैं, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा, इन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। 1809 से लेकर के 1892 तक का टाइम ड्यूरेशन ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का टाइम ड्यूरेशन है। और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक पोएट लॉरिएट पोएट भी थे, जिन्होंने इंग्लिश अथॉरिटी को की तरफ से इनको पोएट लॉरिएटशिप भी मिली थी। पॉपुलर विक्टोरियन पोएट रोट चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड यूलिसीज इन मेमोरियम ऑफ ऑर्थर हेनरी हेलम। ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है बहुत ही। इनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है द प्रिंसेस, जिसमें इन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात की है। और साथ ही साथ इनके अदर वर्क्स की बात करेंगे जो पोएम्स के फॉर्म में हमारे सामने हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लॉक्सले हॉल, एंड साथ ही साथ अदर पोएम्स की अगर हम बात करते हैं इनके, क्रॉसिंग द बार एंड टीयर्स आइडल टीयर्स, ये इंपॉर्टेंट पोएम्स जो कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी हुई है। नेक्स्ट वी हैव द इंपॉर्टेंट राइटर पोएट वी हैव ऑफ अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन के बारे में बात करेंगे। 1890 से लेकर के 1892 का टाइम ड्यूरेशन वॉल्ट विटमैन का है, अमेरिकन पोएट हैं। लीव्स ऑफ ग्रास इन्होंने पोएम लिखी हुई है, जो कि जिसमें ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें इनका ओ कैप्टन माय कैप्टन इज वेरी फेमस, जो कि इंक्लूडेड है इसी वर्क में। A ground-breaking new style of poetry for American poetry. American poetry के लिए इन्होंने बहुत contribute किया हुआ है। Walt Whitman 1819 to 1892 is the time duration of Walt Whitman, and he was American poet. Next we have रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो ये 1861 से लेकर के 1941 का टाइम ड्यूरेशन
रविन्द्रनाथ टैगोर का है। 1861 में बर्थ हुआ था, 1941 में इनकी डेथ हुई थी। इंडियन पोएट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क दैट इज गीतांजलि। बहुत ही फेमस वर्क है, एसेज भी इन्होंने लिखा हुआ है। बट अगर हम गीतांजलि की बात करते हैं तो गीतांजलि इज वन ऑफ द वेरी फेमस वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एंड इंडिया की तरफ से इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए, इनके इसी वर्क गीतांजलि के लिए, जिसमें कुछ इनके पोएम्स इंक्लूडेड हैं गीतांजलि में। और ये बेसिकली एक बंगाली राइटर थे, बंगाली पोएट थे। इंडियन पोएट्री में, इंडियन लिटरेचर में इनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है। और एसेज भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। तो बेसिकली वी नो फॉर हिज वर्क दैट इज गीतांजलि, and that was a Nobel winning book for Rabindranath Tagore. Next we have the Robert Frost. Robert Frost, another American poet we have here. 1874 से लेकर के 1963 का टाइम ड्यूरेशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का टाइम ड्यूरेशन है। एक इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोएट है। इन 20th सेंचुरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वी हैव, जिसमें से हम इनके पोएट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वन स्टॉपिंग बाय वुड्स, ये इनका वर्क है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जिसमें इन्होंने ये इस बात बारे में बात की है। पहले मैं पोएम का नेम लिख दूं, जिससे जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और कहा जाता है कि वो अपने पिलो के नीचे इस पोएम की ये लाइंस को हमेशा लिख करके रखते रहते थे। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, miles to go before I sleep. This was the famous line of of Robert Frost's work, that is stopping by woods on a snowy evening. और इसके साथ ही साथ रोड नॉट टेकन भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। माया एंग्लू इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। मॉडर्न अमेरिकन पोएट एंड राइटर रिगार्ड किए जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अनदर वन वी हैव हियर जो कि रोमांटिक एरा से बिलोंग करती हैं, दैट इज जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन के बारे में बात करते हैं तो ये एक नॉवेलिस्ट हैं, female novelist, women novelist, English author who wrote romantic fiction combined with social realism. Domestic novels लिखा करती थी ये। अगर हम जेन ऑस्टिन को पढ़ते हैं तो we study him, we read his novels, her novels as a domestic novels, because इन्होंने डोमेस्टिक जो नॉवेल्स के डोमेस्टिक जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उसके बारे में बात की है अपने नॉवेल्स में मैक्सिमम। और इनका सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 का वर्क है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, नॉर्थएंजर एबी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स जेन ऑस्टिन ने कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर को। और बहुत ही एक लाइट सब्जेक्ट मैटर पे लिखी गई ये नॉवेल्स है, जो कि जो समाज की एक अगली ट्रूथ है उसको भी सब बताते हुए, जो सच्चाई है उसके बारे में भी बात करते हुए इन्होंने ये लाइन, ये अपने नॉवेल्स लिखे हुए हैं, जहाँ पे अवर मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने हॉर्स कमेंट करा है अपने वर्क्स में, उनकी लाइफस्टाइल को, उनके जो एक परसिवरेंस है, उनका जो इनका एक तरीके का वे ऑफ थिंकिंग है, उसके बारे में अपने नॉवेल्स में बात किया है अपने मिडिल क्लास फैमिलीज के कैरेक्टर्स के थ्रू, जो कि मैक्सिमम फीमेल ओरिएंटेड नॉवेल्स इन्होंने लिखा है। और मोस्ट ऑफ द फीमेल ओरिएंटेड नॉवेल्स लिखा है, या आप कह लो सभी जितने नॉवेल्स हैं फीमेल ओरिएंटेड नॉवेल्स हैं, जिसमें फीमेल लेडी कैरेक्टर को इन्होंने हाईलाइट करते हुए उसकी अपनी चीजों को बताया है। नेक्स्ट वी हैव द इम्पोर्टेंट वर्क, इम्पोर्टेंट अदर राइटर वी हैव विक्टर ह्यू, फ्रेंच ऑथर हैं। 1802 से 1885 का इनका टाइम ड्यूरेशन है। इनके नॉवेल्स की बात करते हैं, लेस मिजरेबल्स 1862 का वर्क है, एंड नॉट ए डेम डी पेरिस 1831 का, क्योंकि फ्रेंच राइटर हैं तो आपको नेम इनका जो है वो इनके नॉवेल्स का नेम भी फ्रेंच नेम में ही लिखा हुआ है इन्होंने। 1831 का ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। आगे हम बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस के बारे में बात करेंगे, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। 1812 से 1870 का टाइम ड्यूरेशन चार्ल्स डिकेंस का टाइम ड्यूरेशन है। सोशल क्रिटिक एंड इंग्लिश राइटर हैं। His best known works includes novels such as Oliver Twist, David Copperfield, A Christmas Carol, Tale of Two Cities, and Great Expectations. These are the most important famous novels we have of Charles Dickens. Charles Dickens के नॉवल आप देखोगे, इनके जो नॉवेल्स हैं यहाँ पे इन्होंने जो एक सोशल रियलिज्म के बारे में बात की है, साथ ही साथ इन्होंने जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए उसकी जो
प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अपने नॉवेल्स में बात की है अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। आगे हम बात कर रहे हैं शैरलेट ब्रॉन्टे की बात करते हैं। ब्रॉन्टे सिस्टर में ये हैं 1816 से 1855 का वर्क है। ब्रॉन्टे सिस्टर ने तीनों ब्रॉन्टे सिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हुए हैं जिसमें से कुछ इनके बहुत फेमस वर्क्स है। तो इसमें बात करते हैं शैरलेट ब्रॉन्टे की। इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं। फ्रॉम होवर्थ, हर बेस्ट नॉवेल इज जेन एयर 1847 का वर्क है। श्रिले 1849 के। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स शैरलेट ब्रॉन्टे ने लिखे हैं जिसमें से जेन एयर इज द वेरी फेमस नॉवेल वी हैव ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट इनकी सिस्टर जो है एमिली ब्रॉन्टे हैं। इंग्लिश नॉवेलिस्ट एमिली ब्रॉन्टे इज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क विदरिंग हाइट्स। विदरिंग हाइट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है इनका। जैसे जेन एयर नॉवेल है, फेमस नॉवेल है ये शैरलेट ब्रॉन्टे का, उसी तरीके से एमिली ब्रॉन्टे 1880 से 1848 का टाइम ड्यूरेशन है। बहुत एक शॉर्ट स्पैन इनका है, बहुत सब शॉर्ट लिव्ड टाइम है इनका, जिसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट जो किया है वो वुदरिंग हाइट्स नामक नॉवेल से किया है और 1847 का इनका ये वर्क है। वी हैव द नेक्स्ट वन जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट के बारे में बात करते हैं। जॉर्ज इलियट वाज अ फीमेल नॉवेलिस्ट। ये फीमेल नॉवेलिस्ट हैं। नेम पे बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, जो जानते हैं जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, बट जो न्यू आप यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो उनके लिए है कि आप जॉर्ज इलियट से कंफ्यूज मत होइएगा। जॉर्ज इलियट जो है ये पेन नेम है मैरी एन इमॉन्स का। एक डोमिनेंस जो होता है मेल नॉवेलिस्ट का या मेल जो राइटर्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इन्होंने जॉर्ज इलियट अपना नाम रखा था कि इस वजह से मेरे नॉवेल्स को लोग पढ़ेंगे, शायद मैं अपना ऐसा नेम रखती हूँ। तो 1819 से 1880 का टाइम ड्यूरेशन था ये जॉर्ज इलियट का। मैरी एन इमॉन्स जिनका रियल नेम था। जो नॉवेल्स लिखा है इन्होंने मिल ऑन द फ्लॉस 1860 का नॉवेल है, लिखा गया है। सिलास मार्नर एंड मिडिल मार्च 1871 से लेकर के 72 के मिड में लिखा है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है जिसमें मिडिल मार्च एंड मिल ऑफ द फ्लॉस ये बहुत ही फेमस नॉवेल है जॉर्ज इलियट का। आगे मूव ऑन करते हुए हम देखते हैं यहाँ पे मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन का देखते हैं तो ये एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने एंड ही वाज आल्सो ह्यूमरिस्ट, कंसीडर्ड द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। फेमस वर्क इनका है एडवेंचर्स ऑफ द टॉम सॉयर एंड एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन। बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स। अगर हम यहाँ पे मार्क ट्वेन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका जो कि अमेरिकन लिटरेचर का के लिए कंट्रीब्यूट किया हुआ है और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर भी बोला जाता है। आपने जरूर पढ़ा होगा एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन जो कि 1885 का वर्क है एंड आल्सो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। आगे बात करते हैं थॉमस हार्डी नॉवेलिस्ट के बारे में बात करते हैं। थॉमस हार्डी विक्टोरियन एरा के नॉवेलिस्ट हैं। 1840 से 1928 का टाइम ड्यूरेशन थॉमस हार्डी का टाइम ड्यूरेशन है। English novelist, poet, Hardy was a Victorian realist who was influenced by Romanticism. Romanticism से बहुत ज़्यादा influence थे, जबकि ये writer हैं Victorian era के। He wrote about problems of the Victorian society, in particularly declining rural life. Rural life को जो डिक्लेनेशन हो रहा है, जो पतन हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने अपने नॉवेल्स में और बात की है, इसीलिए इनको वेसेक्स नॉवेलिस्ट बोला जाता है। वेसेक्स नॉवेलिस्ट बोला क्योंकि वेसेक्स सब्जेक्ट मैटर को एक रूरल सोसाइटी के सब्जेक्ट मैटर को लेते हुए उसको सेटिंग अपना बनाते हुए उनके से रिलेटेड कैरेक्टर को क्रिएट करते हुए अपने नॉवेल्स को इन्होंने लिखा है। इनके नॉवेल्स आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो एक बहुत ही रूरल लाइफ से बिलोंग करते हुए रूरल एरिया से बिलोंग करते हुए कैरेक्टर को पिक करा हुआ है। नोटेबल वर्क्स की बात करते हैं तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 का ये वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। टेस्ट ऑफ द अर्बन विलेज एक लेडी प्योर लेडी के बारे में कहानी है, प्योर वुमेन इसका सब टाइटल भी है, 1891 का है। जूड द ऑब्सक्योर आर द कुछ few important works we have of few important novels we have of Thomas Hardy. Friends, please do like the session and also मुझे कमेंट करके जरूर आप बताना कि सेशन कैसा है, कैसे आपको important क्लासेस ये लगी। साथ ही साथ वीडियो सेक्शन पे जाकर के अदर वीडियोस को जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने बना रखा है, उस पर वीडियो क्लास है हमारे चैनल पे, तो जो भी आपको क्लास चाहिए वो आप वहाँ पे जाकर के उसको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट राइटर्स को पिक किया, बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में हमने बात नहीं की। जो इंपॉर्टेंट राइटर्स मेरे अकॉर्डिंग हैं, जो मुझे लगते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैंने पिक किया हुआ है और ये आपको
सभी, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर से, अमेरिकन लिटरेचर से, साथ ही साथ यहाँ पे हम इंडियन लिटरेचर से आपको इंपॉर्टेंट राइटर्स की लिस्ट, उनसे रिलेटेड ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको इस क्लास में मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे ऑस्कर वाइल्ड की। ऑस्कर वाइल्ड वेरी फेमस फॉर हिज वर्क द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। डोरियन ग्रे के लिए ये हमने बहुत टाइम पहले ही वर्क ये पढ़ा हुआ है इनका, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 1854 से 1900 का टाइम ड्यूरेशन ऑस्कर वाइल्ड का है। आयरिश राइटर हैं, पोएट हैं। Wilde wrote humorous and satirical plays such as The Importance of Being Earnest. ये भी बहुत ही इनका important work है, Importance of Being Earnest, okay? तो ये इनका important work है, Importance of Being Earnest, एंड साथ ही साथ द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात करी, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आगे इंपॉर्टेंट जो ऑथर को या राइटर को हम पिक करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से, दैट इज जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ वी हैव। एंड जीबी शॉ के बारे में बात करेंगे 1850 से लेकर 56 से लेकर के 1950 का टाइम ड्यूरेशन जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ का है। आयरिश प्लेराइट है एंड विच फेमस for his work The Pygmalion 1912 का वर्क है। He is also a Nobel Prize winner author। Man and Superman, Back to Methuselah ये 1921 का है। Arms and the Man इनका important work है। इसके साथ ही साथ सेंट जॉन यहाँ पे सेंट जॉन इनका important work है। नेक्स्ट वी हैव, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है सेंट जॉन के लिए, नेक्स्ट वी हैव द सर आर्थर कॉनन डॉयल। 1859 से 1930 का टाइम ड्यूरेशन आर्थर कॉनन का है। ब्रिटिश ऑथर है, हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट, नॉवेल्स लिखा है इन्होंने। फेमस फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज अबाउट द डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स। आपने शर्लॉक होम्स से रिलेटेड बहुत वर्क पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा मूवीज देखी होगी आपने, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इन ये अपने स्पाई नॉवेल, स्पाई वर्क के लिए जो शॉर्ट स्टोरी है उसके लिए जाने जाते हैं, दैट इज शर्लॉक होम्स। एंड ऑल्सो द हाउंड ऑफ द बैक्सर विलेज एंड साइन ऑफ फूड, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट वी हैव विलियम सोमरसेट मॉगम। 1874 से लेकर के 1965 का टाइम ड्यूरेशन है। ब्रिटिश नॉवेलिस्ट एंड राइटर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर ऑफ द 1930s। नोटेबल वर्क्स इनकी बात करते हैं, द मून एंड द सिक्सपेंस, द रेजर्स एज एंड द ऑन ह्यूमन बॉन्डेज 1915 का ये वर्क है विलियम समरसेट मॉगम का। नेक्स्ट वी हैव, इस लिस्ट में जो हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बात करेंगे। विमेन नॉवेलिस्ट, फीमेल नॉवेलिस्ट है वर्जीनिया वुल्फ। 1882 से लेकर के 1941 का टाइम ड्यूरेशन वर्जीनिया वुल्फ का है। स्पेसिफिकली इन्होंने जो वर्क लिखा है, वो नॉवेल्स लिखा है, वो 20th सेंचुरी के लिए लिखा है। एक बहुत ही डिग्निफाइड अगर हम बात करते हैं और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट वाली ये आपको नॉवेलिस्ट मिलेंगी, फीमेल नॉवेलिस्ट मिलेंगी, जो कि बिल्कुल आपको जो मेल नॉवेलिस्ट हैं टाइम ड्यूरेशन क्या उससे पहले के, उनके साथ में बिल्कुल ये उनको टक्कर देती हुई ये नॉवेलिस्ट है, जिन्होंने मॉडर्निस्ट राइटर है, मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप की मेंबर थी ये। इसके साथ ही साथ इनके फेमस नॉवेल की बात करते हैं, मिसेस डैलोवे। वन डे की स्टोरी को पिक करते हुए ये नॉवेल लिखा है, 1925 में पब्लिश हुआ है। इसके साथ ही साथ टू द लाइट हाउस इज अनदर इम्पोर्टेंट वी हैव वर्क, एंड साथ ही साथ ओरलैंडो 1928 का वर्क है। और इन्होंने एक ऐसे भी लिखा हुआ है जो कि वुमेन कंडीशन को बताते हुए, और सभी इनके नॉवेल जो है वुमेन ओरिएंटेड हैं, वुमेन कैरेक्टर ओरिएंटेड नॉवेल्स लिखा। ये इनका ऐसे है जो अ रूम ऑफ वंस ओन है, जो कि बहुत ही फेमस ऐसे वर्जीनिया वुल्फ ने ये लिखा हुआ है। बाकी इनके नॉवेल्स तो फेमस हैं ही। आगे इंपॉर्टेंट ऑथर को जो हम पिक करेंगे वो हमारे हैं यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल के बारे में बात करेंगे। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में हम अगर बात करते हैं, 1903 से लेकर के 1950 का टाइम ड्यूरेशन है जॉर्ज ऑरवेल का। एंड इंग्लिश ऑथर हैं, फेमस फॉर हिज वर्क एनिमल फार्म, ये इनका है एक जो नोवेला है, ये इनका एलिगोरिकल नोवेला लिखा है। 1984 इज द अनदर वर्क ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। ऑरवेल was also a democratic socialist who fought in the Spanish War, documenting his experience in Homage to कैटलोनिया 1934 का ये वर्क है, जिसमें इन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर में इन्होंने जब एक पार्टिसिपेशन किया था, उसके लिए लड़े थे वो वहाँ पे, तो एक डॉक्यूमेंटिंग
अपने सीरीज को, अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करते हुए इन्होंने लिखा था होमेज टू कैटलोनिया। अनदर वन वी हैव द सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट के बारे में बात करेंगे तो सैमुअल बेकेट आयरिश अवार्ड ग्रेड हैं, ये नॉवल मॉडर्निस्ट राइटर है बेकेट, जो कि अपने प्लेस के थ्रू इन्होंने जो लिखा है, ड्रामेटिस्ट हैं, 1960 लेकर के 1989 का टाइम ड्यूरेशन है। वेटिंग फॉर गॉडेट ये 1953 का इनका ये ड्रामा है, एंड एंड गेम 1957 का ये ड्रामा है इनका। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1969। बहुत ही एक promising personality, promising dramatist we have of literature, Samuel Beckett. अगले इंपॉर्टेंट जो हम ऑथर को पिक करेंगे, सलमान रुशिदी वी हैव। 1947 इनका टाइम ड्यूरेशन में बर्थ हुआ था, अभी ये हैं सलमान रुशिदी, एंड एंग्लो इंडियन ऑथर हैं। इनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं तो मैजिक, रियलिज्म, सटायर एंड हिस्टोरिकल फिक्शन वर्क इन्होंने लिखा हुआ है। पोस्ट कॉलोनियल राइटर के लिए फेमस है, ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर से जाने जाते हैं। नोटेबल वर्क्स की बात करते हैं, मिडनाइट्स चिल्ड्रन बहुत ही फेमस वर्क है, 1981 का है, एंड शेम 1983, एंड साथ ही साथ सैटेनिक वर्सेस, ये सैटेनिक वर्सेस 1988 का वर्क है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल वर्क इन्होंने लिखा हुआ है सलमान रुशिदी ने, और करेंटली ये इंडिया में नहीं रहते। एंड नाउ हियर वी हैव द जेके रोलिंग। जेके रोलिंग की अगर हम बात करते हैं, 1965 में इनका बर्थ हुआ था, एंड ब्रिटिश ऑथर हैं। हैरी पॉटर सीरीज के लिए बहुत ही फेमस है, जिस तरीके से हम कॉनन डॉयल को जानते हैं उनके स्पाई नॉवेल, स्पाई वर्क के लिए, जो कि शेरलॉक होम है, जिसपे हॉलीवुड मूवीज बन चुकी हैं। उसी तरीके से जेके रोलिंग को हम किस वजह से जानते हैं, इनके हॉलीवुड मूवीज हैं जो कि हैरी पॉटर सीरीज पे बेस्ड ऑन है, हैरी पॉटर पे, जो कि जादू, विच, इन सब पे इनका वर्क लिखा है, और ये इनकी बेस्ट सेलिंग सीरीज है ऑल टाइम। हर फर्स्ट वर्क की बात करते हैं, बुक की बात करते हैं, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन 1997 में ये पब्लिश हुई है। रोलिंग हैज आल्सो पब्लिश्ड एडल्ट फिक्शन सच एज द कैजुअल वैकेंसी 2012 में ये पब्लिश हुआ है। इसके साथ ही साथ कुकूज कॉलिंग 2003 का ये वर्क है जेके रोलिंग का। वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज जेम्स जॉयसी। जेम्स जॉयसी वेरी फेमस फॉर हिज वर्क यूलिसीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आयरिश राइटर हैं, डबलिन में इनका बर्थ हुआ था, 1882 से लेकर के 1941 का इनका टाइम ड्यूरेशन था। जॉयसी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्निस्ट राइटर वी हैव ऑफ द 20th century, एंड हिज नॉवेल यूलिसीज 1922 का वर्क है, जो कि उसी टाइम पे एलियट ने द वेस्टलैंड भी पब्लिश करा था, जो कि पोएम थी, और ये दोनों बहुत ही बेस्ट वर्क्स हैं, जो कि मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट करते हुए, मॉडर्निज्म बैरननेस को दिखाते हुए, मॉडर्निज्म रियलिटी को प्रेजेंट करते हुए वर्क लिखा है। एक तरफ यूलिसीज है जेम्स जॉयसी का, और साथ ही साथ ये इनका नॉवेल है। यूलिसीज पोएम जो लिखी है वो टेनिसन ने लिखी है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे जब थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे इंग्लिश लिटरेचर का, जो बिगनर्स हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एंड was groundbreaking for its stream of consciousness टेक्निक, जिसको वर्जीनिया वुल्फ अपने नॉवेल्स में फॉलो किया करती थी, उसको रिप्रेजेंट करा करती थी, स्टाइल को लिखा करती थी उस स्टाइल में। इनके अदर वर्क्स की बात करते हैं, डबलिनर्स 1914 का वर्क है, एंड फिनएंस वेक 1939 का ये वर्क है। आगे है डीएच लॉरेंस, वी हैव 1885 से लेकर के 1930 का टाइम ड्यूरेशन है डीएच लॉरेंस का। He was the novelist, and he was also English poet, novelist, writer, best known for the work Sons and Lovers, The Rainbow, Women in Love, Lady Chatterley's Lover, and साथ ही साथ है ये इनका बैन हुआ था वर्क, जो कि काफी सालों तक बैन था इनका। बाकी सन्स एंड लवर्स एंड वुमेन इन लव, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फेमस नॉवेल्स हैं, जो कि डीएच लॉरेंस ने लिखा हुआ है, मॉडर्न एरा के राइटर थे। आगे है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, 1896 से 1940 का टाइम ड्यूरेशन है, अमेरिकन आइकॉनिक ऑथर हैं, राइटर हैं, जैज एज से बिलोंग करते हैं। नोटेबल वर्क्स की बात करते हैं, द ग्रेट गैट्सबी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, 1925 का वर्क है। टेंडर इज द नाइट एंड कॉशनरी टेल्स अबाउट द दैट्स डेकेड, एंड द अमेरिकन ड्रीम बेस्ड ऑन द प्लेजर एंड मैटरिज्म, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्होंने फिट्जजेराल्ड ने लिखा है, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स को यहाँ पे पिक करा, ये आपने देखा कि हमने
जियोफ्री चौसर से लेकर के और बाकी मॉडर्न एरा के इंपॉर्टेंट राइटर्स, पोएट एंड ऑथर्स, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट के बारे में बात की. नॉट ओनली वी टॉक्ड अबाउट द English authors, but we had picked some important few writers of American literature, few poets of American literature, and also of Indian English literature. चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं. टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन प्लीज. एंड स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे, इसके लिंक दिख रहे होंगे, आप इसको जरूर वॉच आउट करिए. और साथ ही साथ वीडियो सेक्शन इस चैनल इंग्लिश जोन का चेक कर लीजिए. कोई भी आप टॉपिक डालोगे आपको उस पर क्लास मिलेगी और already uploaded है इस चैनल पे. Please go and watch that video for your exam point of view. Thank you for watching this.